आयनिक साम्य के बारे में बात की थी, वो अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया था। अगला अपना लेसन है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक जो है उसको दो बड़े वर्गों में बांटा गया है, एक तो फर्स्ट वर्ग और एक होता है सेकेंड वर्ग। फर्स्ट वर्ग की जो धातुएं होती है उन्हें हम कहते हैं क्षार धातु, और जो सेकेंड वर्ग की धातुएं होती है उन्हें हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। अगली बात करें फर्स्ट वर्ग की जो धातुएं होती है उनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता था NS1, और इन सारे मृदा धातुओं के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2। अपने को एक बात और ध्यान रखनी है कि जो सेकेंड वर्ग है, इस सेकेंड वर्ग में जो बेरिलियम धातु है उसे हम क्षारीय मृदा धातु नहीं कहते, क्षारीय मृदा धातु नहीं कहा जाता, ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी सेकेंड वर्ग की जितनी भी धातुएं होती हैं उन सभी को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, बस केवल बेरिलियम को छोड़ करके बाकी सभी क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, बेरिलियम नहीं कहलाते। अगली बात करें हम इनकी भौतिक अवस्थाओं की, भौतिक अवस्थाएं, ठीक है ना। अब भौतिक अवस्थाओं में फर्स्ट वर्ग और सेकेंड वर्ग दोनों को कंबाइंड लेकर के चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति की। चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करें तो जो फर्स्ट वर्ग की धातुएं, जो फर्स्ट वर्ग की जो धातुएं होती हैं वो मूल अवस्था में तो होती है चुंबकीय प्रवृत्ति की। कैसी होती है? अनुचुंबकीय। मूल अवस्था में तो होती है अनुचुंबकीय प्रवृत्ति की, क्योंकि मूल अवस्था में उनके बाह्यतम कोश में एक अकेला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जो फर्स्ट वर्ग की जो धातु है वो अपनी आयनिक अवस्था या बोल दो ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था या आयनिक अवस्था में होती है प्रतिचुंबकीय, ध्यान रखना, ठीक है। चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करें तो जो फर्स्ट वर्ग की जो धातुएं हैं वो मूल अवस्था में तो कैसी होती है? अनुचुंबकीय, लेकिन वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था जो कि उनकी होती है +1, ठीक है ना, ऑक्सीकरण अवस्था या फिर बोल दो आयनिक अवस्था, इसमें कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय। कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति की। सेकंड वर्ग की बात करते हैं। सेकेंड वर्ग की जो जितनी भी धातुएं हैं, धातु वो एक तो मूल अवस्था या फिर अपनी आयनिक अवस्था दोनों में ही होती है प्रतिचुंबकीय। कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय, ध्यान रखना। जो सेकेंड वर्ग की जो धातु है, सेकेंड वर्ग की धातु वो मूल अवस्था या फिर अपनी आयनिक अवस्था जो कि ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होती है? इनके +2, इन दोनों में ही कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय होती है। जबकि फर्स्ट वर्ग की बात करें तो फर्स्ट वर्ग की धातुएं मूल अवस्था में तो होती है अनुचुंबकीय और ऑक्सीकरण अवस्था यानी आयनिक अवस्था में कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय। जबकि सेकेंड वर्ग की धातुएं मूल अवस्था में भी प्रतिचुंबकीय होती है और आयनिक अवस्था में भी प्रतिचुंबकीय ही होती है। अगली बात करते हैं इनके परमाणु आकार की। परमाणु आकार, परमाणु आकार की बात करें तो फर्स्ट वर्ग में आएगी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। यहाँ आती है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। सबसे छोटी होता है बेरिलियम धातु, फिर बेरिलियम से बड़ा लिथियम, फिर उससे बड़ा मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। तो एक तो बन जाएगा एम, क्या बन जाएगा? एम। फिर कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। तो एक तो बनेगा एम और फिर क्या बन जाएगा? एम। तो इस प्रकार से यहाँ पर परमाणु आकार का क्रम होता है। सबसे छोटी एस ब्लॉक की धातु होती है बेरिलियम, उससे बड़ा लिथियम, फिर मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सबसे बड़ा होता है। ये बात हो गई इनके परमाणु आकार की। अब बात करते हैं ये दूसरा भौतिक गुण हो गया।
तीसरा भौतिक गुण है इनका गलनांक और क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक की बात करते हैं। देखो क्या होता है कि जो फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग है, फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग की जो धातुएं हैं, उन धातुओं या बोल दो आप जो फर्स्ट वर्ग और जो सेकंड वर्ग है, इन वर्गों में जब आप ऊपर से नीचे चलोगे, ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। और परमाणु आकार में वृद्धि होने से इनकी जो धात्विक बंध सामर्थ्य जो है, बंध सामर्थ्य वो क्या हो जाती है, घट जाती है। और धात्विक बंध सामर्थ्य घटने की वजह से इनका जो गलनांक व क्वथनांक है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है ना, गलनांक व क्वथनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। ध्यान रखना। अगला पॉइंट अपना तीसरा भौतिक गुण है गलनांक और क्वथनांक। कौन सा भौतिक गुण है, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो फर्स्ट वर्ग हो या सेकंड वर्ग हो, इसमें ऊपर से नीचे चलोगे तो परमाणु आकार क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर वो बढ़ेगा तो फिर धात्विक बंध सामर्थ्य क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और अगर धात्विक बंध सामर्थ्य घटी तो गलनांक और क्वथनांक भी क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। यानी कुल मिला के देखो, गलनांक व क्वथनांक जो है वो समानुपाती होते हैं धात्विक बंध सामर्थ्य के, धात्विक बंध सामर्थ्य के। और ये जो धात्विक बंध सामर्थ्य है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है परमाणु आकार के। ठीक है, यानी परमाणु आकार बढ़ा तो धात्विक बंध सामर्थ्य घटेगी, और अगर ये घटी तो गलनांक और क्वथनांक भी घट जाएंगे। तो समझ आ गया। अगला चौथा भौतिक गुण है अपना मुलायमपन। कौन सा है, मुलायमपन। चौथा भौतिक गुण है मुलायमपन। मुलायमपन देखो क्या होता है, फर्स्ट ए व सेकंड ए, फर्स्ट ए और सेकंड ए वर्ग की जो धातुएं हैं उनमें आप ऊपर से नीचे चलोगे तो परमाणु आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वर्ग की धातुओं में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। और अगर ये बढ़ा तो फिर मुलायमपन भी क्या होगा, मुलायमपन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जो मुलायमपन है ना, मुलायमपन वो समानुपाती होता है परमाणु आकार के, परमाणु आकार के। यानी परमाणु आकार बढ़ा तो मुलायमपन बढ़ेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम में मुलायमपन की बात करें तो इधर से इधर आओगे तो परमाणु आकार बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो मुलायमपन बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं गलनांक और क्वथनांक की बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम में एक ले लो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो इसमें इधर से इधर आओगे तो परमाणु आकार बढ़ेगा, और परमाणु आकार बढ़ेगा तो धात्विक बंध सामर्थ्य घटेगा, और अगर ये घटेगी तो गलनांक और क्वथनांक घटेंगे। तो गलनांक और क्वथनांक का क्रम क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखना। तो गलनांक और क्वथनांक तो परमाणु आकार के होंगे व्युत्क्रमानुपाती, और मुलायमपन जो है वो परमाणु आकार के क्या हो जाएगा, समानुपाती। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो पहला भौतिक गुण हो गया अपना चुंबकीय प्रवृत्ति, दूसरा हो गया अपना परमाणु आकार, तीसरा हो गया गलनांक और क्वथनांक, चौथा हो गया अपना मुलायमपन। अब पांचवा अपना भौतिक गुण है घनत्व। पांचवा भौतिक गुण है अपना घनत्व। घनत्व जिसको डी से दर्शाते हैं। चलो देखो घनत्व की बात करते हैं। जो फर्स्ट वर्ग व सेकंड वर्ग है, फर्स्ट वर्ग जो फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग है, उस फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे चलोगे, ऊपर से नीचे चलोगे तो क्या होगा कि परमाणु भार में क्या होगी, वृद्धि, वो बढ़ेगा।
और अगर वो बढ़ेगा तो फिर उसका घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग में क्या होता है, ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु भार में क्या होते हैं, वृद्धि। परमाणु भार बढ़ता है और परमाणु भार यानी परमाणु का द्रव्यमान वो बढ़ेगा तो फिर घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन दो जगह अपवाद है। अपवाद नंबर 1, फर्स्ट वर्ग। जो फर्स्ट वर्ग है ना, उस फर्स्ट वर्ग में पोटेशियम का घनत्व कम होता है, सोडियम का ज्यादा होता है। ठीक है, फर्स्ट वर्ग जो है, ये फर्स्ट वर्ग, उस फर्स्ट वर्ग में क्या होता है कि फर्स्ट वर्ग में पोटेशियम का जो घनत्व है वो सोडियम से कम होता है। वैसे सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है, तो पोटेशियम का परमाणु भार तो सोडियम से ज्यादा है, और पोटेशियम का परमाणु भार ज्यादा है, परमाणु भार ज्यादा तो घनत्व भी ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन पोटेशियम का घनत्व सोडियम से कम होता है, और उसका कारण क्या है, क्योंकि पोटेशियम के पास में क्या होते हैं, रिक्त 3D कक्षक। रिक्त 3D कक्षक किसके पास में, पोटेशियम के पास में। और पोटेशियम के पास में रिक्त 3D कक्षक होने की वजह से इसका घनत्व सोडियम से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो फिर घनत्व का वैसे तो क्रम आना चाहिए था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम। इधर से इधर आ रहा हूं, लिथियम से सीजियम की तरफ आ रहा हूं, तो मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहा हूं, और ऊपर से नीचे आऊंगा तो परमाणु भार बढ़ेगा, और परमाणु भार बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। तो घनत्व का क्रम तो ये आना चाहिए था, लेकिन यहाँ सोडियम से ज्यादा पोटेशियम का नहीं होता, जबकि पोटेशियम का क्या होता है, कम होता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। वैसे तो पोटेशियम का घनत्व सोडियम से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन पोटेशियम का कम होता है। और पोटेशियम का क्यों कम होता है, क्योंकि पोटेशियम के पास में रिक्त 3D कक्षक होते हैं, उस वजह से उसका घनत्व घट जाता है। दूसरा है अपवाद नंबर 2, और वो बात करते हैं सेकंड वर्ग की। ठीक है, सेकंड वर्ग में क्या होता है कि जो कैल्शियम है, उस कैल्शियम का घनत्व मैग्नीशियम से कम होता है। कैल्शियम का घनत्व जो है वो मैग्नीशियम से कम होता है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम के पास में रिक्त 3D कक्षक होते हैं, रिक्त 3D कक्षक। और रिक्त 3D कक्षक किसके पास में होते हैं, कैल्शियम के पास में। कैल्शियम के पास में भी रिक्त 3D कक्षक होने की वजह से कैल्शियम का घनत्व मैग्नीशियम से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर जो बेरिलियम है, बेरिलियम, इस बेरिलियम का घनत्व जो है ना वो मैग्नीशियम से भी ज्यादा होता है। मैग्नीशियम से भी ज्यादा हो जाता है। बेरिलियम का घनत्व सबसे ज्यादा होता है किसमें, मैग्नीशियम और कैल्शियम में से। और बेरिलियम का घनत्व क्यों ज्यादा हो जाता है इन दोनों से, क्योंकि बेरिलियम का जो परमाणु आकार है, अभी अभी मैंने बताया आपको, परमाणु आकार यानी कुल मिला के आयतन है ना, वो एस ब्लॉक की धातु या बोल दो फर्स्ट वर्ग एस ब्लॉक की धातु में सबसे कम होता है। और अगर बेटा आयतन घटेगा तो भी घनत्व बढ़ेगा। तो बेरिलियम का जो घनत्व है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम से भी ज्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि बेरिलियम का परमाणु आकार यानी आयतन बहुत ही क्या होता है, कम होता है, बहुत ही कम होता है। और बहुत ज्यादा कम होने की वजह से इसका घनत्व बढ़ जाएगा। तो वैसे तो घनत्व का क्रम आना चाहिए था बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये था ना। तो वैसे तो घनत्व का क्रम ये आना चाहिए था, क्योंकि जब बेरिलियम से बेरियम की तरफ आऊंगा, बेरिलियम से बेरियम की तरफ आऊंगा तो परमाणु भार बढ़ेगा, और परमाणु भार बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ना चाहिए था। लेकिन बेरिलियम का जो है, इन दोनों की बात करें मैग्नीशियम और कैल्शियम में, तो कैल्शियम का कम होगा, मैग्नीशियम का ज्यादा। समझा रही मेरी बात। और बेरिलियम का इससे भी ज्यादा होगा, तो यहाँ क्रम उल्टा हो जाता है। तो बेरिलियम था वो तो आ जाता है आगे, यहाँ पर आ जाएगा। और मैग्नीशियम और कैल्शियम में मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, कैल्शियम का कम। कैल्शियम का जो कम है मैग्नीशियम से, क्यों, क्योंकि कैल्शियम के पास में रिक्त 3D कक्षक है, और बेरिलियम का सबसे ज्यादा इन तीनों में से। क्यों, क्योंकि उसका परमाणु आकार या आयतन बहुत ही कम हो जाता है, जिस वजह से परमाणु आकार कम होने की वजह से उसका घनत्व बढ़ जाता। तो बात अपने को ये वाली भी याद रखनी है ना, घनत्व वाली भी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोडियम का घनत्व पोटेशियम से ज्यादा होता है, पोटेशियम का कम क्यों होता है, क्योंकि उसके पास रिक्त 3D कक्षक होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात आ गई बेरिलियम वगैरह की, उसको लेकर भी अपने को बात याद रखनी है। ठीक है, अगला नंबर छठवां पॉइंट है
जलयोजन ऊर्जा। जलयोजन ऊर्जा इसकी बात करते हैं। देखो अपने पास एक तो Li प्लस, एक Na प्लस, एक K प्लस, एक Rb प्लस और एक है Cgm प्लस। मैं बात कर रहा हूँ जलीय अवस्था, ये जलीय अवस्था की बात कर रहा हूँ, जलीय अवस्था की बात कर रहा हूँ इनकी, इन सभी की गैसीय अवस्था की बात नहीं कर रहा मैं, जलीय अवस्था की बात कर रहा हूँ। जलीय अवस्था में क्या होता है कि जब आपको पता है, वैसे मैं ऊपर से नीचे चलूंगा तो परमाणु आकार बढ़ेगा, परमाणु आकार बढ़ रहा है। वैसे नॉर्मली जल में नहीं घोलने, जल में मैंने इनको नहीं डाला, मैंने इनको अभी तक जल में नहीं डाला, जब तक जल में नहीं डाला तब तक लिथियम से Cgm की तरफ आऊंगा तो परमाणु आकार बढ़ेगा, और अगर परमाणु आकार बढ़ेगा तो फिर इनका आवेश घनत्व घटेगा, आवेश घनत्व घटेगा, और जब आवेश घनत्व घटेगा तो जलयोजन की मात्रा भी घटेगी, और अगर वो घटेगी तो फिर जलयोजन ऊर्जा भी घटेगी, जलयोजन ऊर्जा भी क्या होगी, घटेगी, और अगर वो घटेगी तो फिर जलयोजित आकार भी घटेगा, और अगर ये घटेगा तो फिर गतिशीलता बढ़ जाएगी, और वो बढ़ेगी तो फिर चालकता भी बढ़ जाएगी, चालकता भी बढ़ेगी। तो अब आपको ध्यान रखना है, देखो इन दोनों पॉइंट्स को तो छोड़ दो, इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ दो, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला। यहाँ पर Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस और Cgm प्लस में से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन 5 टॉपिकों से पूछा जाएगा, इन 5 टॉपिकों से, ठीक है। और इन 5 टॉपिकों में अगर आपसे पूछे कि ऊपर से नीचे आने पर जलयोजन की मात्रा, जलयोजन की मात्रा तो क्या होगी, घटेगी, ठीक है। और अगर जलयोजन की मात्रा घटेगी तो जलयोजन ऊर्जा भी घटेगी, और वो घटेगी तो जलयोजित आकार भी घटेगा। तो इन 5 में से सबसे ज्यादा जलयोजित आकार किसका होता है, ये जल में सबसे बड़ा ये होता है, ध्यान रखना जल में सबसे बड़ा ये हो जाता है, क्योंकि इसकी जलयोजन ऊर्जा ज्यादा होती है। लेकिन गतिशीलता और चालकता दोनों क्या होती है, बढ़ती है, नीचे आने पर दोनों ही बढ़ती है। तो आपको तो ये याद रखना कि इन पांचों में ऊपर से नीचे आओगे तो केवल 2 ही चीज बढ़ेगी, गतिशीलता और चालकता, बाकी तीनों चीजें क्या होती है, घटती है, क्या होती जाती है, घटती जाती है। क्लियर है। अगला अपना 7वां पॉइंट आ गया, अपचय क्षमता। अपचय क्षमता, ठीक है। अपचय क्षमता की बात करूं तो सबसे पहले गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में देखो, गैसीय अवस्था में अपचय क्षमता की बात करें तो Li, Na, K, Rb और Cgm ये होगा गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में अगर मैं अपचय क्षमता की बात करूं तो गैसीय अवस्था में अपचय क्षमता का क्रम ये होगा, Li प्लस की कम, Li की कम, Na की ज्यादा, K की ज्यादा, Rb की और ज्यादा और Cgm की सबसे ज्यादा हो जाएगी। ये अपचय क्षमता है का क्रम है कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में। क्यों, क्योंकि इधर से इधर आओगे, इधर से इधर आओगे तो क्या होगा, आयनन ऊर्जा घटेगी, आयनन ऊर्जा घटेगी, और अगर आयनन ऊर्जा घटती है तो अपचय क्षमता बढ़ती है, अपचय क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं जलीय विलयन में, जलीय विलयन में तो जलीय विलयन में अपचय क्षमता का क्रम लिथियम सबसे ज्यादा, सोडियम से कम और पोटेशियम सबसे कम, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सॉरी पोटेशियम में आएगा, सोडियम में आएगा, पोटेशियम और सोडियम में आएगा, है ना, ये Li है। तो जलीय विलयन, जलीय विलयन में अगर आपसे वो अपचयिक सामर्थ्य के बारे में पूछ रहा तो Li की अपचयिक क्षमता सबसे ज्यादा होती है, पोटेशियम की कम और सोडियम की इस वे से भी कम। ठीक है ना, तीनों में से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गैसीय अवस्था में प्रबल अपचयक होगा Cgm, लेकिन आपसे पूछे जलीय विलयन में प्रबल अपचयक होगा तो कौन होगा, लिथियम। प्रबल अपचयक कौन होगा, लिथियम।
और जब कुछ ना बोले, गैसीय अवस्था भी ना बोले, जलीय विलयन भी ना बोले, तो अपने को जलीय अवस्था ही मान करके चलना, ध्यान रखना। जब तक वो गैसीय अवस्था ना बोले तब तक अपने को नहीं मानना। अगर वो बोल रहा है गैसीय अवस्था तो फिर परबल अपचायक सीजम हो जाएगा। अगर नहीं बोल रहा तो अपने को क्या मान के चलना, जलीय विलयन। और जलीय विलयन में परबल अपचायक होता है लिथियम। और अगर जलीय विलयन में भी पूछे तब भी अपने को आंसर कौन सा लगाना, लिथियम ही लगाना, ठीक है। तो ये बातें हमेशा अपने को ध्यान रखनी। चलो